आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें हमारी हिस्ट्री में वो जगह कभी नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। आज के समय हमारे देश में जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है वह उसी व्यक्ति की देन है। आज भी हमारे चुनाव में 80% चीजें वैसी ही होती हैं जैसे कि 72 साल पहले उस व्यक्ति ने शुरू की थी। उन्होंने न केवल हमारे देश के बल्कि दूसरे देशों के चुनाव भी काफी सक्सेसफुली संपन्न करवाए। अगर हम उन्हें हमारे लोकतंत्र का हीरो कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन की। सुकुमार सेन ने अपने पीछे अपनी अचीवमेंट्स का या फिर अपने काम का कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं छोड़ा और ना ही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में उनके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा गया, इसलिए हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारी चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र में सुकुमार सेन का कितना बड़ा योगदान रहा है। इसलिए हमें सुकुमार सेन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सकी हमने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। सुकुमार सेन का जन्म 2 जनवरी 1898 को वर्तमान में बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले के सोनारंग गांव में हुआ। वे एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता अक्षय कुमार सेन भी एक सिविल सर्वेंट थे। ये अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनके एक छोटे भाई अशोक कुमार सेन एक प्रतिष्ठित लॉयर थे और ये यूनियन लॉ मिनिस्टर भी रहे। इनके एक और अन्य भाई अमिया कुमार सेन एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थे और ये लास्ट पर्सन थे जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को जिंदा देखा था। यह भी कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की डिक्टेशन पर अमिया कुमार सेन ने उनकी लास्ट पोएम लिखी और बाद में कोलकाता में स्थित इंडियन म्यूजियम में उसे डोनेट कर दिया। सुकुमार सेन ने अपनी पढ़ाई कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से उन्होंने मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके बाद 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन कर लिया। सुकुमार सेन की शादी गौरी से हुई और इनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। सुकुमार सेन के ग्रैंडसन देवदत्ता सेन जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, उनका कहना है कि उनके ग्रैंडफादर को इंडियन सिविल सर्विस इसलिए ज्वाइन करनी पड़ी क्योंकि उन्हें अपने 6 भाइयों और 2 बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाना था। देवदत्ता सेन के फादर दीपक सेन जो कि सुकुमार सेन के सबसे बड़े बेटे थे, वो पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। 1921 में 23 साल की उम्र में सुकुमार सेन ने इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन कर लिया और आईसीएस ऑफिसर के तौर पर उन्होंने अनेक जिलों में काम किया और वो एक लंबे टाइम तक बंगाल में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज भी रहे। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो प्रफुल्ल चंद्र घोष जो कि पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सुकुमार सेन को चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट किया। ब्रिटिश भारत में किसी भी राज्य में चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट किसी भी आईसीएस ऑफिसर के लिए सीनियर मोस्ट रैंक होती थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय सुकुमार सेन की मैथमेटिकल रीजनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की स्टाइल से काफ़ी इम्प्रेस हुए और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में पहले चुनाव करवाने के लिए एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर को ढूंढ रहे थे, तब वेस्ट बंगाल के सीएम विधान चंद्र रॉय ने नेहरू को सुकुमार सेन का नाम सजेस्ट किया। फिर जनवरी 1950 में हमारे देश में चुनाव आयोग की स्थापना होने के बाद 21 मार्च 1950 को सुकुमार सेन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर लिया जाता है। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा बताते हैं कि सुकुमार सेन के अपॉइंटमेंट के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव करवाने की काफ़ी जल्दबाजी में थे और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था कि फरवरी मार्च 1951 में हमारे देश के पहले चुनाव होंगे। लेकिन सुकुमार सेन ने पंडित नेहरू को समझाया कि यह काम उतना आसान नहीं जितना कि आप समझ रहे हैं। शायद सुकुमार सेन के अंदर का मैथमेटिशियन ही था जो कि चुनाव में होने वाले चैलेंजेस का अनुमान लगा पा रहा था। सुकुमार सेन ने पंडित नेहरू को चुनाव करवाने के लिए सितंबर-अक्टूबर 1951 का टाइम दिया। हमारे पहले चुनाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले थे क्योंकि इन्हीं चुनावों के द्वारा आगे होने वाले सभी चुनावों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाना था। इन चुनावों में सुकुमार सेन को जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा वो है, सुकुमार सेन को सब कुछ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि इससे पहले परमानेंट या टेम्परेरी ना कोई स्टाफ था, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी थी और ना ही चुनाव का कोई एक्सपीरियंस था। जिस स्टाफ ने 1944 के असेंबली इलेक्शन करवाए थे वह या तो माइग्रेट कर चुका था या फिर विभाजन के दंगों में मारा जा चुका था। लेकिन फिर भी सुकुमार सेन ने सब कुछ अच्छे से हैंडल किया और सभी राज्यों में चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए पर्सनल विजिट की। इस विजिट के दौरान सुकुमार सेन पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव और प्रेस से मिले और सबको अपने विश्वास में लिया। सुकुमार सेन ने सभी राज्यों में कम से कम एक चुनावी रिहर्सल में भाग जरूर लिया। सुकुमार सेन के सामने एक और सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे देश का भौगोलिक विस्तार। हमारे देश का भौगोलिक विस्तार एक महाद्वीप के समान था और हमारे यहाँ पर शहर, टाउन, कस्बे, गांव, रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और आइलैंड पूर्ली कनेक्टेड थे
और ऐसे में प्रत्येक वोटर तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 1951 में हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी। साथ ही विभाजन के कारण लोगों का दोनों देशों के बीच आवागमन अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उस समय हमारी संविधान सभा ने डिसाइड किया था कि जो भी लोग 21 साल के हो गए हैं और जो पिछले 180 दिनों से हमारे देश में रह रहे हैं, वो सभी वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे में सभी एलिजिबल वोटर्स को आइडेंटिफाई करना और उनका नाम रजिस्टर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस समय हमारे देश में 17.3 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। उत्तर भारत में सुकुमार सेन के सामने एक अजीब ही तरह का चैलेंज था। यहाँ पर एक बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने रियल नाम रजिस्टर ना करवा के ए की माँ, बी की वाइफ, सी की बहन, इस तरह से अपने नाम रजिस्टर करवा रखे थे। सुकुमार सेन इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि महिलाओं के रियल नाम यहाँ पर रजिस्टर किए जाएं। लेकिन जब महिलाओं ने अपने रियल नाम बताने से मना कर दिया तो सुकुमार सेन ने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की लगभग 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। सुकुमार सेन का यह डिसीजन काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप था। 1951-52 में हमारी लगभग 82% जनसंख्या इलिटरेट थी। ऐसे में सुकुमार सेन के सामने एक चैलेंज था कि कैसे हमारे देश के लोग आसानी से अपने पार्टी और कैंडिडेट को पहचान सकें और उसे अपना वोट डाल सकें। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी पार्टियों को ऐसे चुनाव चिन्ह अलॉट किए गए जो कि आम लोगों की डेली लाइफ से मेल खाते थे, जैसे कि हाथी, बैल, हाथ, दिया आदि। साथ ही चीज़ों को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए प्रत्येक कैंडिडेट को अलग अलग कलर के बैलेट बॉक्स प्रदान किए गए जिन पर कैंडिडेट का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह बना होता था। सुकुमार सेन ने मतदाताओं को एजुकेट करने के लिए न्यूज़पेपर, रेडियो और फिल्मों का भी सहारा लिया। उस समय पूरे देश में मतदाताओं को एजुकेट करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए लगभग 3000 सिनेमाघरों में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी। हमारे पहले चुनाव की सफलता ने हमारे देश में लोकतंत्र की एक मजबूत नींव रखी। एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के अनेक देशों से चुनाव को लेकर इंक्वायरीज आने लगी। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन को अफ्रीका के एक देश सूडान, जो कि अभी हाल ही में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, वहाँ पर चुनाव करवाने के लिए इन्वाइट किया गया। सुकुमार सेन वहाँ पर 9 महीने रहे और सक्सेसफुली उनके चुनाव को कंडक्ट करवाया। उस समय सूडान में लिटरेसी रेट सिर्फ 2% था और वहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए। सुकुमार सेन ही वह व्यक्ति थे जिनके कारण वहाँ की पार्टियाँ अपने अलग अलग सिंबल और कलर के कारण पहचाने जाने लगी। 14 दिसंबर 1953 में जब वहाँ पर चुनाव समाप्त हो गए तो सुकुमार सेन ने सूडानीज रेडियो पर चुनाव को कंडक्ट करवाने को लेकर कहा, दिस वॉज वेरी हैप्पी चैप्टर ऑफ माई लाइफ। सुकुमार सेन के सुपरविजन में वहाँ पर बिल्कुल फ्री और फेयर चुनाव हुए। सुकुमार सेन के प्रति रिस्पेक्ट के तौर पर सूडान में एक रोड का नाम सुकुमार सेन के नाम पर रखा गया है। 1954 में जब भारत सरकार द्वारा सिविलियन अवार्ड्स को देना स्टार्ट किया गया तब सुकुमार सेन को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1957 में जब हमारे देश में दूसरे लोकसभा चुनाव हुए तब भी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन ही थे। सुकुमार सेन ने जो पहले चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की थी, उसकी हेल्प से उन्होंने इन चुनावों में अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया और खर्चे को कम किया। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा बताते हैं कि सुकुमार सेन ने दूसरे चुनावों में पहले चुनावों की बजाय 4.5 करोड़ रुपए कम खर्च किए, क्योंकि उन्होंने पहले चुनाव में जो बैलेट बॉक्स यूज हुए थे उनको अभी तक रखा हुआ था और इन चुनावों में केवल 5 लाख और बैलेट बॉक्स की जरूरत पड़ी। इस प्रकार हमारे दूसरे जनरल इलेक्शन भी सुकुमार सेन के द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए गए। वो 19 दिसंबर 1958 तक अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर रहे और उसके बाद वो रिटायर हो गए। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी एक पीसफुल लाइफ जीने की बजाय उन्होंने एक और मुश्किल काम हाथ में लिया। ईस्ट पाकिस्तान से हमारे देश में जो रिफ्यूजीज आए हुए थे उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भारत सरकार ने दंडकारण्य प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट का हेड सुकुमार सेन को बनाया। इसके अलावा वर्तमान के लास्ट रूलर उदय चांद मेहताब और उस टाइम पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय ने 1960 में वर्धमान यूनिवर्सिटी स्टार्ट की और सुकुमार सेन को इसका पहला वाइस चांसलर बनाया गया। सुकुमार सेन की रिस्पेक्ट में जीटी रोड से वर्धमान में गोलब बाग तक रोड का नाम सुकुमार सेन रोड रखा गया। मई 1963 में सुकुमार सेन की अनटाइमली डेथ हो जाती है। अपनी डेथ से कुछ दिन पहले ही सुकुमार सेन ने एक फिलोसफिकल एसे लिखा जिसका टाइटल था व्हाट लाइफ हैज़ टॉट मी। इस एसे की एक लाइन में सेन कहते हैं कि एम्बिशन और कंटेंटमेंट के बीच एडजस्टमेंट ही किसी व्यक्ति की रियल हैप्पीनेस का रीजन है। हमारे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस.वाई. कुरैशी ने अपनी बुक एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन में सुकुमार सेन को फादर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा है।
साथ ही इस बुक में उन्होंने लिखा कि बिना कोई एक्सपीरियंस के, बिना कोई स्टाफ, ट्रेनिंग फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस प्रकार से सुकुमार सेन ने हमारे देश में चुनाव की एक फाउंडेशन रखी और चुनाव का एक स्टैंडर्ड सेट किया, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। SY कुरैशी अपनी बुक में बताते हैं कि हमारे पहले चुनाव के 7 दशक बाद आज भी चुनाव का जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसका 80% सुकुमार सेन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। सुकुमार सेन द्वारा इस्टेब्लिश किया गया यह सिस्टम कहीं भी फ्री और फेयर चुनावों के लिए एक ग्लोबल बेंचमार्क सेट करता है। जबकि हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा सुकुमार सेन को फॉरगॉटन बंगाली हीरो कहते हैं। रामचंद्र गुहा ने कहा कि शायद ही कोई ऐसा भारतीय अधिकारी हो जिसके सामने इतना चैलेंजिंग टास्क हो। वो सुकुमार सेन को अनसंग हीरो ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज़ादी के बाद हमारे पहले चुनाव करवाना एक हरक्यूलियन टास्क था, जिसे सुकुमार सेन ने काफ़ी सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया। हमारे लोकतंत्र और चुनाव की सफलता में इनके योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। इनकी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और डेडिकेशन का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उस समय इनकी सैलरी 4,000 रुपये पर मंथ फिक्स की गई थी, लेकिन इन्होंने खुद से 500 रुपये कम कर दिए और 3500 रुपये सैलरी के रूप में लिए। इस समय भारत सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार से हिस्ट्री में सुकुमार सेन को भुला दिया गया है, तो उनके साथ न्याय करे और लोगों को उनके योगदान के बारे में बताए। साथ ही सुकुमार सेन हमारे लोकतंत्र और चुनाव व्यवस्था में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न के हकदार हैं। भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए।